देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से तात्पर्य क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसके पहले के लेक्चर्स में आप देख चुके हैं कई क्वेश्चंस में कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो शेयर्स के ऊपर ड्यू कुछ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी को पे नहीं करते, जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो ऐसा यदि कोई शेयर होल्डर कुछ इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट पे नहीं कर रहा है और वो एरियर्स में है, तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट कर देती है। इसका मतलब उनको जो अलॉटमेंट किया था वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है, और ऐसा समझिए कि उनको दिए हुए शेयर्स ये एक तरह से कंपनी वापस ले लेती है। इसको कहा जाता है फॉरफीचर। उनका शेयर्स वापस ले लेती है, उनको किया हुआ शेयर्स का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है, और उन्होंने जो कुछ भी अमाउंट अपने शेयर्स पे कंपनी को पे किया होगा, कुछ तो किया होगा, एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो पे किया ही होगा, क्योंकि जिस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी नहीं भेजा है, ऐसे शेयर होल्डर का तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, उसको तो कंपनी शेयर्स अलॉट ही नहीं करेगी। तो एटलीस्ट कम से कम एप्लीकेशन मनी तो पे होगा ही ऐसे शेयर होल्डर का भी, ठीक है। यदि उसने मान लीजिए अलॉटमेंट मनी से ही पे करना बंद कर दिया, तो भी एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो पेड था ही उस शेयर होल्डर का। तो जो कोई थोड़ा बहुत अमाउंट उन शेयर्स के ऊपर कंपनी को प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत अमाउंट जो ऐसे शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किया है, वो अमाउंट भी कंपनी वापस नहीं लौटाती है। ऐसे शेयर होल्डर को जो अलॉटमेंट किया था शेयर्स का वो भी कैंसिल कर दिया जाता, उससे शेयर्स वापस छीन ले जाते, और जो कुछ अमाउंट थोड़ा बहुत उसने पे किया है अपने शेयर्स पे, वो भी कंपनी रिफंड नहीं करती है, उसे भी जब्त कर देती है, मतलब फॉरफिट कर लेती है, ठीक है। ये कंपनी का शुरू में जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है शेयर इशू करते समय, वो एक तरह से इसी तरह की कंडीशन होती है कि भाई अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे नहीं करेगा तो हम उसके शेयर्स का अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे, और उसको दिए हुए शेयर्स भी हम वापस ले लेंगे, और जो कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट उस शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स पे कंपनी को पे किया होगा वो भी वापस नहीं लौटाया जाएगा, वो भी कंपनी रिटेन कर लेगी, रख लेगी। इसे कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तब सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि ऐसे शेयर होल्डर्स के शेयर पर जितना अमाउंट फॉरफीचर की स्टेज ऑफ फॉरफीचर, मतलब जैसे अलॉटमेंट के बाद अगर शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि अलॉटमेंट के स्टेज तक। यदि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए जा रहे हैं तो फर्स्ट कॉल के स्टेज तक। जिस किसी स्टेज पर शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं उस स्टेज तक ऐसे शेयर्स पे जितना भी अमाउंट कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है, उससे पहले वहाँ से रिवर्स करना होता है। और उसका कारण यह है कि यदि वो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, मतलब उनका अलॉटमेंट जो किया था कंपनी ने, वो अलॉटमेंट अब कैंसिल किया जा रहा है, तो ऐसे शेयर्स का जो स्टेटस है कंपनी के बुक्स में वो अनइशूड, जस्ट लाइक अनइशूड हो जाएगा। मतलब शेयर्स पहले किसी को इशू किए और फिर वापस ले लिया, तो वो तो एक ऐसा माना जाएगा कि अब ये जो शेयर्स है ये इशू ही नहीं हुए, अनइशूड है। और अनइशूड शेयर्स से रिलेटेड कोई अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं हो सकता। शेयर कैपिटल में तो जितने शेयर्स इशूड है उनसे रिलेटेड ही अमाउंट होना चाहिए। इसलिए जिस किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं तो सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि उसके शेयर्स पे जो कोई भी अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले क्रेडिट कर दिया गया है उससे रिवर्स किया जाए, और उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को पहले डेबिट करना पड़ता है। और कितने अमाउंट से डेबिट करना, देखिए मैं सारे शेयर फॉरफीचर के समय क्या क्या स्टेप्स आपको
लेना होती है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैं आपको यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, वो मैंने बताया क्यों करना पड़ता है, और वो कितने अमाउंट से डेबिट करना होता है। तो जितने शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड को कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जिस स्टेज पे फॉरफिचर किया जा रहा है उस स्टेज तक कंपनी ने हर शेयर पे कितना अमाउंट मंगवा लिया है, कॉलअप किया है। उसमें यदि कोई प्रीमियम का अमाउंट है तो उसको एक्सक्लूड करके अमाउंट पर शेयर कॉल्ड अप बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इस अमाउंट से नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को पहले मल्टीपल किया जाता है और फिर जो अमाउंट आता है वो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ये फॉरफिचर ऑफ शेयर्स के जो एक एक स्टेप्स हैं, ठीक है, जो जो स्टेप्स लेना पड़ते हैं शेयर फॉरफिट करते समय, इनकी डिटेल जानकारी, डिटेल उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ स्क्रीन पे आपको शुरू में जहाँ क्वेश्चन दिखाया गया है और एंट्रीज दिखाई गई है इस क्वेश्चन की, वहाँ वो स्टेप्स भी दिखाई गई हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और वो किस अमाउंट से डेबिट करना है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये होती है कि ऐसा शेयर होल्डर जिसने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है और उसके शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है, तो उस शेयर होल्डर ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत अमाउंट अपने शेयर्स का पे किया है उस अमाउंट को एक शेयर फॉरफिचर नामक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इस समय यह देखा जाता है कि जो कुछ भी अमाउंट उस शेयर होल्डर ने पे किया उसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड ना हो। यदि कोई प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है तो उस प्रीमियम के अमाउंट को एक्सक्लूड करके बचा हुआ अमाउंट जो है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप 2 में क्या किया जाता है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट is to be credited by the amount paid up on such shares excluding premium. Share forfeiture account is to be credited by the amount paid up on such shares excluding premium. ऐसे शेयर्स पे जो अमाउंट पे किया जा चुका है उसमें से प्रीमियम माइनस करके जो शेष अमाउंट है उसको शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। यदि शेयर्स प्रीमियम पे हो, तो यदि शेयर्स प्रीमियम पे इशू ही नहीं हो रहे हैं तो फिर कोई प्रीमियम का अमाउंट उसमें इंक्लूड होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर तो जितना भी अमाउंट ऐसे शेयर्स पे हुआ है वो पूरा अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ये हो गया स्टेप 2। अब मैं जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ऐसे शेयर्स के फॉरफिचर से रिलेटेड है जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं हुए। यदि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो उसके संबंध में कुछ और भी स्टेप्स लेना पड़ते हैं। वो क्या है, जब हम उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। आज के जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जा रहा है इसमें शेयर्स प्रीमियम पे इशू ही नहीं हो रहे हैं, एट पार इशू हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद के स्टेप क्या है। पहले अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, फिर शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एरियर्स में है, जो इंस्टॉलमेंट ऐसे शेयर होल्डर ने पे नहीं किए हैं, वो इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है वो अनपेड अमाउंट उन्हीं इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे यदि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है तो जितना अलॉटमेंट मनी उसकी तरफ से अनपेड है वो अनपेड अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है तो जितना फर्स्ट कॉल का मनी अनपेड है उसका वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो
जिस किसी इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट उस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, जिसके शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, उतना अमाउंट जिस किसी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ये जब मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखाऊंगा करके, उस समय ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा। तो उसके पहले मैं आज का क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ। अर्पिता लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 1 lakh shares of ₹10 each payable as ₹4 per share on application, ₹3 per share on allotment, ₹3 per share on first and final call. The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants in full. All amounts due on shares were received except allotment and first and final call money on 500 shares allotted to Mr. Anil. His shares were forfeited by the company after the final call. Past journal entries for issue and forfeiture of shares in the books of company. देखिए, कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है। 1 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किए और इशू फुली सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ठीक 1 लाख शेयर्स के लिए है, पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आई भी है, ठीक है। और कंपनी का जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और किसी प्रकार के प्रीमियम पे शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, तो मान लीजिए इशू प्राइस भी 10 रुपीज़ है और वो 10 रुपीज़ को कंपनी केवल 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरह 3 इंस्टॉलमेंट में 10 रुपीज़ कंपनी मंगा रही है। अब यहाँ ऐसा बताया गया है कि एक शेयर होल्डर मिस्टर अनिल, जिसको कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसकी तरफ से अलॉटमेंट और फाइनल कॉल मनी, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं प्राप्त हुआ। अब अलॉटमेंट मनी जब प्राप्त नहीं हुआ तो कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट मनी प्राप्त नहीं होते बराबर ही उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। चाहती तो कंपनी तुरंत अलॉटमेंट, जैसे ही अलॉटमेंट मनी का उस इंस्टॉलमेंट उसकी तरफ से प्राप्त नहीं हुआ वैसे ही उसके शेयर्स तुरंत भी फॉरफिट कर सकती थी, लेकिन यहाँ कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी तक उसके शेयर्स पे अमाउंट आने का इंतज़ार किया। कंपनी ने सोचा कि भाई अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है तो हो सकता है जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी वो अपने शेयर्स का पे करेगा तो जितना अलॉटमेंट मनी एरियस में है जो उसने पे नहीं किया वो हो सकता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के साथ पे कर दे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले, जिसमें शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे किया तो अलॉटमेंट का भी जो अमाउंट उनके ऊपर ड्यू था, जो नहीं आया था, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ पे कर दिया। ऐसा होता है कई बार, इसलिए कंपनी यहाँ पे भी इस मिस्टर अनिल के शेयर्स अलॉटमेंट मनी न मिलते बराबर तुरंत अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट नहीं कर रही है। कंपनी राह देख रही है कि हो सकता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब मिस्टर अनिल पे करे तो जो अलॉटमेंट मनी उसका अनपेड था वो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ पे कर दे। पर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी उसके तरफ से प्राप्त नहीं हुआ तो फिर कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद ये निर्णय लिया कि उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाए, मतलब उसको जो शेयर्स अलॉट कर दिए गए थे वो वापस ले लिए जाए, अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाए और थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट उसने अपने शेयर्स का पे किया है वो भी वापस ना किया जाए, वो भी जब्त कर लिया जाए। अब उसने एप्लीकेशन मनी तो पे किया ही है, दिख रहा है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स का जो इशू प्राइस है 10 रुपीज़ उसको 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही थी। एप्लीकेशन के साथ 4 रुपीज़ मंगाया था, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। तो कम से कम उसने अपने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो पे किया ही है 4 रुपीज़ पर शेयर, और उस हिसाब से 500 शेयर्स का 500 इंटू ₹4 2000 रुपये तो उसके शेयर का ₹2000 तो कंपनी को प्राप्त हुआ ही है। वो भी कंपनी वापस नहीं करेगी, उसे फॉरफिट करेगी, उसको फॉरफिट करेगी मतलब उसको जब्त कर देगी। शेयर्स का फॉरफिट करेगी मतलब जो शेयर्स उसको अलॉट किए वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, अलॉट वो शेयर्स वापस ले लिए जाएंगे उससे।
और जो कुछ अमाउंट उससे मिला है, जैसे ₹2000 एप्लीकेशन मनी के रूप में जो मिला है, वो भी कंपनी उसे वापस नहीं लौटाएगी, उसको भी जब्त कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा, उसे फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी हम देख लेते हैं। देखिए, यह इशू तो पूरे सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती थी और 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ। अब जब एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है तो एंट्री कैसी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब एप्लीकेशन मनी कितना आया? कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती थी और इशू पूरी सब्सक्राइब हुआ, मतलब 1 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन मनी भी 1 लाख शेयर्स का ही आया। और एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹4, तो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹4, 4 लाख रुपीस एप्लीकेशन मनी आया कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। ये हो गई एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। अब यहाँ ये जो एप्लीकेशन मनी है ठीक 1 लाख शेयर्स का ही है, जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है। कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसमें है ही नहीं, क्योंकि इशू और सब्सक्राइब नहीं हुआ, और ना ही कोई प्रीमियम इसमें इंक्लूड है कि भाई शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जा रहे थे और प्रीमियम भी हो सकता है एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड हो, तो ऐसे समय में इस 4 लाख में कुछ प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूड हो सकता था जो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, उसको सेक्रेटरी प्रीमियम में ट्रांसफर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ वैसा भी नहीं है, शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहा है, एक पार इशू हो रहा है। और दूसरी बात, इशू पूरी सब्सक्राइब हुआ, जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उतने के लिए एप्लीकेशन मनी आया है। तो एंटायर 4 लाख जो है, ये पूरा 4 लाख यहाँ से अब सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री कैसी होती है? पहले से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो वहां से रिवर्स करने के लिए अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पहले 4 लाख को क्रेडिट कर रखा था, वहां से रिवर्स करेंगे पहले, उसके लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 4 लाख से, और इसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 4 लाख से क्रेडिट कर देंगे। मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ये इस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू गेट। अब आप जानते हैं कि यदि अलॉटमेंट मनी में किसी भी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड नहीं है तो एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर्स पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹3, कंपनी ने शेयर्स इशू किए 1 लाख, तो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹3,
3 लाख रुपीस इस एंट्री का अमाउंट होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3। देखिए ये हो गए अलॉटमेंट मनी ड्यू के। तो मैं आपको अब तक 3 एंट्रीज बता चुका हूँ। बैंक अकाउंट में जो एप्लीकेशन मनी आता है वहां से लेके अलॉटमेंट मनी के ड्यू होने तक की 3 एंट्रीज मैंने आपको बता दी। अब इसके पश्चात अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तब किस तरह की एंट्री, ये सारी एंट्रीज स्क्रीन पे आपको बताई गई है। आप वहां इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, आपके रेडी रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे एंट्रीज दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आ रहा है तब एंट्री कैसे होगी। उस समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उस एंट्री का अमाउंट कितना होता है, जितना अलॉटमेंट मनी वास्तव में उस समय बैंक अकाउंट में आएगा कंपनी के, वो उस एंट्री का अमाउंट होता है। तो अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आएगा तो वास्तव में कितना आएगा, क्योंकि यहाँ एक शेयर होल्डर है मिस्टर अनिल, जिन्होंने ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में कि अपने 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। तो फिर अलॉटमेंट मनी जितना ड्यू था शेयर होल्डर पे उतना नहीं आएगा, कम आएगा। अब अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था, अभी आपने देखा 3 लाख रुपीस। अब इसमें से मिस्टर अनिल के 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं आया। 500 शेयर्स इंटू ₹3 1500, तो 3 लाख रुपीस ड्यू था सारे शेयर होल्डर पे। उसमें से मिस्टर अनिल का 1500 यानी 1500 नहीं आया। तो कितना आया बैंक अकाउंट में? ओनली 2,98,500 रुपीस आया। ये कैसा निकाला मैंने? सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था ₹6 लाख, उसमें से मिस्टर अनिल का 1500 नहीं आया। तो इसका मतलब 3 लाख माइनस 1500, 2,98,500 अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,98,500 से। बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,98,500। देखिए ये इस एंट्री को अगर आप अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था 3 लाख से, और अब यहाँ क्रेडिट किया 2,98,500 से। उसको डेबिट किया 3 लाख से, क्रेडिट किया 2,98,500 से, तो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। उसका डेबिट साइड सरप्लस में 1,500 से। इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,500। व्हाई इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,500? क्योंकि ये मिस्टर अनिल का 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 1,500 नहीं है वो एरियस में, और इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,500 का डेबिट बैलेंस बता रहा है। अब ये एंट्री करते समय हमने ऐसा सोचा है कि कंपनी किसी प्रकार का कोई कॉल्सिनियस अकाउंट मेंटेन नहीं करती। अब यदि कंपनी कॉल्सिनियस अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसे होगी, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए बैंक अकाउंट तो इतने अमाउंट से डेबिट होगा जैसा इसके पहले के एंट्री में हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500, पर ये जो 1,500 मिस्टर अनिल का अनपेड अलॉटमेंट मनी है, इसको कंपनी कॉल्सिनियस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। मतलब उसे कॉल्सिनियस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। इससे कॉल्सिनियस अकाउंट डेबिट 1,500। देखिए बैंक अकाउंट तो उतने अमाउंट से डेबिट किया गया जितना अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया था 2,98,500, और जो अनपेड अलॉटमेंट मनी 1,500 उसको कॉल्सिनियस अकाउंट में डेबिट कर दिया कंपनी। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500
कॉल से निवेश अकाउंट डेबिट 1500, और इस केस में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कंपनी पूरा 3 लाख से क्रेडिट कर देगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। इसको इसलिए 3 लाख से क्रेडिट कर दिया कंपनी ने कि जो 1500 अलॉटमेंट मनी अनपेड है उसको कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है, तो अब वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरी तरह से क्लोज दिखना चाहिए। तो आप देखिए इस एंट्री से अगर आप कंपेयर करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री को, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया 3 लाख से, और अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट में कर दिया इस एंट्री में 3 लाख से। डेबिट में 3 लाख, क्रेडिट में 3 लाख, वो अकाउंट क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अकाउंट क्लोज हो गया, उसमें कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलॉटमेंट मनी पूरा आ गया है। अलॉटमेंट मनी 1500 अभी अनपेड है, लेकिन उसको कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी, इसलिए वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस नहीं दिख रहा है, वो कॉल से निवेश अकाउंट में बैलेंस है। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई आपकी अल्टरनेटिव एंट्री अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट 2,19,500, पॉलिसी निवेश अकाउंट डेबिट 1,500, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। चलिए, अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री दोनों दृष्टि से मैंने कर दी। ये एंट्री इस दृष्टि से कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल से निवेश, और ये एंट्री इस दृष्टि से कंपनी मेंटेन्स कॉल से निवेश। चलिए, अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। ये लास्ट कॉल है, इसके बाद कोई और कॉल नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री कैसे? अब देखिए अलॉटमेंट मनी 1500 मिस्टर अनिल का अनपेड है, लेकिन कंपनी ने अभी उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। कंपनी फाइनल कॉल भी मंगा रही है उसके शेयर्स पे, और जब वो फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे नहीं करता है, उसके बाद कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट कर रही है। मतलब फाइनल कॉल का कंपनी ने उसके शेयर्स का अलॉटमेंट मनी आने की राह देखी, और जब उसने फाइनल कॉल भी नहीं पे किया, अलॉटमेंट भी नहीं पे किया अपने शेयर्स का, ठीक है, तब कहीं उसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया। अब देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब ड्यू होता है तब एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी शेयर होल्डर्स पे ड्यू होता है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी पर शेयर ₹3 ड्यू है, और कंपनी ने शेयर अलॉट किए 1 लाख, तो 1 लाख शेयर इंटू ₹3 लाख रुपीस इस एंट्री का अमाउंट होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। चलिए, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आता है तब कैसे एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होगा? देखिए, जितना अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वास्तव में कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आया कितना कंपनी के बैंक अकाउंट में? मिस्टर अनिल का 500 शेयर्स का नहीं आया। अब मिस्टर अनिल के 500 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना हो रहा है? 500 शेयर्स इंटू ₹3 1500। तो 1500 रुपीज कमाए। अब ड्यू था 3 लाख सारे शेयर होल्डर पे, लेकिन मिस्टर अनिल का 1500 नहीं आया, तो फिर बैंक अकाउंट में केवल 2,98,500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,98,500। अब ये एंट्री जब हमने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने वाली एंट्री, वो ऐसा समझ के की कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। लेकिन कंपनी यदि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करती है और वो जो 1500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अनपेड है मिस्टर अनिल का, उससे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो फिर एंट्री कैसी होगी? उसको आप कहेंगे अल्टरनेटिव एंट्री व्हेन कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। देखिए वो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी। बैंक अकाउंट में इतने अमाउंट से डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500, लेकिन वो 1,500 का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एरियर्स में है, उसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,500। और ऐसे केस में हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को अब पूरा 3 लाख से क्रेडिट कर देंगे। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख। अब इस एंट्री की दृष्टि से आप देखेंगे तो जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट है वो क्लोज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको ड्यू की एंट्री में हमने 3 लाख से डेबिट किया यहाँ, और उसको अब क्रेडिट में 3 लाख से कर दिया। तो इसका मतलब इस एंट्री की दृष्टि से देखा जाए तो वो अकाउंट क्लोज हो रहा है। लेकिन फिर मैं आपको, जैसे मैं पहले भी बता चुका, अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया था उस समय भी, कि ये अकाउंट क्लोज होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब 1,500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आ चुका है ऐसा नहीं, वो अनपेड है, मगर उसको कंपनी ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए इस एंट्री की दृष्टि से आप देखेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट की पोजीशन कैसी हो रही है, जैसे कि वो क्लोज हो चुका है। लेकिन वो 1,500 कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है, इसलिए ऐसा हुआ है। और इस एंट्री की दृष्टि से देखिए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, उसको ड्यू की एंट्री में 3 लाख से आपने डेबिट किया, बाद में 2,98,500 से क्रेडिट किया। इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,500, और वो वही 1,500 जो मिस्टर अनिल का नहीं आया। चलिए, तो अब मैंने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री दोनों दृष्टि से बताया। अब देखिए सारी एंट्रीज तो हो चुकी, लेकिन फॉर्फिटर की एंट्रीज अभी बकाया है। इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एंट्रीज लगभग समाप्त हो गई, लेकिन अब वहाँ कहा गया है कि भाई मिस्टर अनिल के 500 शेयर्स कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरवर्ड कर दिए, मतलब उसके शेयर्स जो उसको अलॉट किए गए थे वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया, शेयर्स वापस ले लिए गए। और वो कब किया गया? फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल के बैंक अकाउंट में मनी रिसीव होने की एंट्रीज होने के बाद हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे।
और वो फॉर्फिटर की एंट्री कैसी होती है वो देखिए आप। देखिए मैंने आपको जैसा बताया था कि फॉर्फिटर की एंट्री करते समय सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। और किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को? जितने शेयर फॉर्फिट किए गए उन शेयर्स पे फॉर्फिचर के स्टेज तक, फॉर्फिचर के स्टेज मतलब जैसे आप फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉर्फिट किए जा रहे हैं, तो फाइनल कॉल तक उन शेयर्स पे जितना भी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है वो अमाउंट अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, क्योंकि उसको वहां से रिवर्स करना है। वो क्यों करना है मैं पहले ही बता चुका, ठीक है। तो उस अमाउंट का कैलकुलेशन कैसा किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्फिटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉर्फिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम यहाँ है नहीं, यहाँ शेयर्स प्रीमियम पे इशूड ही नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ प्रीमियम या डज नॉट अराइज, ठीक है, वो प्रीमियम का प्रश्न ही नहीं है। तो जो भी अमाउंट अब तक ये 500 फॉर्फिटेड शेयर्स पर कंपनी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुकी है, वो सबसे पहले वहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और वो अमाउंट का कैलकुलेशन कैसा हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्फिटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉर्फिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम यहाँ नहीं होने के कारण उसकी बातें हम छोड़ देते हैं। तो अब कितने शेयर फॉर्फिट किए जा रहे हैं, 500 शेयर्स, और उसको अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉर्फिचर, मतलब यहाँ जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद आप उसके शेयर फॉर्फिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक जितना अमाउंट हर शेयर पे कंपनी मंगा चुकी है उससे नंबर ऑफ शेयर फॉर्फिटेड को मल्टीपल करना पड़ेगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक कंपनी कितना अमाउंट मंगा चुकी है हर शेयर पे, तो देखिए एप्लीकेशन के साथ 4 रुपीज़ मंगा चुकी है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भले उसने पे नहीं किया, लेकिन कंपनी अमाउंट तो कॉल अप कर चुकी है, मंगवा चुकी है, उसने पे नहीं किया, ये तो बाद में जब बैंक अकाउंट में आया नहीं उसके 500 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तब कंपनी को पता चला। लेकिन कंपनी कॉल अप तो कर चुकी है, मंगा चुकी है। मंगा कितना चुकी है कंपनी, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़, 4 + 3 7 + 3 10, फाइनल कॉल तक पूरा शेयर का जितना इशू प्राइस है उसके इक्वल अमाउंट कंपनी मंगवा चुकी, 10 रुपीज़ पर शेयर। अब 10 रुपीज़ पर शेयर ये कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर है अप टू दिस स्टेज ऑफ फॉर्फिचर, ठीक है। अब ये 10 से आप नंबर ऑफ शेयर फॉर्फिटेड 500 को मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। 500 शेयर्स इंटू ₹10 कितना हो रहा है, 5000। तो 5000 से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। ये 500 शेयर्स जो फॉर्फिट किए जा रहे हैं, इन पर अभी तक शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था। अब देखिए एप्लीकेशन मनी जो आया था कंपनी के बैंक अकाउंट में, वो सारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है, यानी वहाँ के क्रेडिट हो चुका था। उसके बाद अलॉटमेंट मनी जब कंपनी कॉल अप करती है, मंगवाती है, उसी समय शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देती है, चाहे आए ना आए, वो पहले शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता ड्यू की एंट्री। तो फिर इसके 500 शेयर का एप्लीकेशन मनी जो आया था वो भी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो चुका था सारे शेयर के एप्लीकेशन मनी के साथ,
और जहाँ सारे शेयर्स पे जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था, वो ड्यू की एंट्री करते समय कंपनी ने जब शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया तो इसके 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी भी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो चुका था। और इसी तरह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी जब ड्यू हो रहा था उसी समय कंपनी उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो सारे शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री में कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रही थी, तो इसके 500 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी उसी समय सारे शेयर पे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो रहा था उसमें इंक्लूड था, और वो उसी समय शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया था जब कंपनी ने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री की, जब केवल कॉलअप किया। तो इसका मतलब इसका अलॉटमेंट मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी चाहे आया हो या ना आया हो, लेकिन इसके 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था। एप्लीकेशन मनी तो वही था। तो ऐसा मान लीजिए कि इसके भी हर शेयर का पूरा 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल अकाउंट में अब तक क्रेडिट हो गया था। तो 500 शेयर्स का 5000 शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। लेकिन अब उसके शेयर जब कंपनी फॉरफिट कर रही है तो मैंने बताया कि उसके शेयर का अब स्टेटस कैसा हो जाएगा, अनइश्यूड। पहले इशू किए फिर वापस ले लिए, और अनइश्यूड शेयर से रिलेटेड एक पैसा भी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं रखा जा सकता। इसलिए ये 5000 जो कि इसके 500 शेयर्स का शेयर कैपिटल अकाउंट में अब तक क्रेडिट किया जा चुका है, उसको वहाँ से रिवर्स करना होगा, क्योंकि इसे शेयर कैपिटल में नहीं रखा जा सकता। इसलिए वहाँ से रिवर्स करने के लिए अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 से डेबिट कर रहे हैं, जो पहले वहाँ क्रेडिट हो चुका है। सारे शेयर होल्डर का जितना भी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसमें इसका भी 5000 मिस्टर अनिल का भी क्रेडिट हो चुका है। अब उसको वहाँ से रिवर्स करना है शेयर कैपिटल अकाउंट से, तो पहले क्रेडिट हुआ है तो अब उसको डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 5000 से, और वो अमाउंट कैसा कैलकुलेट किया वो भी मैंने बता दिया। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर ₹10, 500 into ₹10, 5000। अब सेकंड स्टेप, इसके बाद क्या करना है, जितना अमाउंट ये 500 शेयर्स पे मिस्टर अनिल कंपनी को पे कर चुके, इसको कहा जाता है अमाउंट पेड अप, ठीक है, ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स पे जो कुछ भी अमाउंट पे हुआ है वो अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कंपनी क्रेडिट कर देती है, उसको वापस नहीं करती। अब 500 शेयर्स पे कितना अमाउंट पेड अप था, कितना पे किया था अनिल ने, मिस्टर अनिल ने 500 शेयर्स का केवल 500 शेयर्स का केवल एप्लीकेशन मनी भेजा था, बाकी तो भेजा ही नहीं उसने, अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा, ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं भेजा। तो भेजा क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी, केवल एप्लीकेशन मनी पेड अप है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था, ₹4। तो 500 शेयर्स का कितना हो गया, 500 शेयर्स इंटू ₹4, 2000 तो ऐसा मान लीजिए कि उसने केवल अपने 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ₹2000 पे किया है। उसके 500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है टोटल ₹2000, ओनली एप्लीकेशन मनी, उसको हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे जो भी अमाउंट कंपनी को प्राप्त हो चुका है, जिसको बोलते हैं पेड अप अमाउंट, वो पेड अप अमाउंट कंपनी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देती। तो ये 2000 हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी कहा जा सकता है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी लिखा जाए तो कोई गलती नहीं है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी लिखा जाए तो कोई गलती नहीं है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी लिखा जाए तो कोई गलती नहीं है, दोनों अकाउंट एक ही है, टाइटल केवल अलग अलग है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 5000, सॉरी 5000 नहीं 2000, ठीक है, सॉरी 5000 नहीं 2000, जितना अमाउंट उस शेयर होल्डर ने, जिसके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हो, जितना अमाउंट उसने पे किया है अपने 500 शेयर्स का, वो यहाँ शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और वो 2000, क्योंकि उसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया ₹4 पर शेयर, बाकी कुछ नहीं दिया। तो 500 शेयर्स का ₹4 के हिसाब से 2000, ये उसका पेड अप अमाउंट हमने शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, इसके बाद की स्टेप ये होती है कि उस ऐसे शेयर होल्डर ने जिस किसी इंस्टॉलमेंट का जितना भी अमाउंट पे नहीं किया,
वो अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जिस इंस्टॉलमेंट से वो रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे शेयर होल्डर ने जिस किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, वो अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है, जिस इंस्टॉलमेंट से वो रिलेटेड है। मतलब जैसे अब इसने क्या क्या पे नहीं किया, इसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे किया, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं पे किया। तो अलॉटमेंट का जितना अनपेड अमाउंट है इसका, उसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जितना अनपेड अमाउंट है इसका, उसको इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट कर दो। तो पहले ये देखेंगे कि इसका अलॉटमेंट मनी कितना अनपेड है, जिसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹3, इसके 500 शेयर्स का 500 शेयर्स इंटू ₹3, 1500 अनपेड है, तो उसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1500, और जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का इसका अनपेड अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी में क्रेडिट कर देंगे। जिस इंस्टॉलमेंट का जितना भी अमाउंट अनपेड है, उस अनपेड अमाउंट को उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1500 अनपेड है, तो उसको इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट कर दो। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1500। ठीक है, अब देखिए ये एंट्री कैसी हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विथ 5000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 2000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1500, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1500। और देखिए डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। ये डेबिट में 5000 है और क्रेडिट में 2000, 1500 और 1500। इनकी भी आप टोटल करते हैं तो ठीक 5000 आ रही है। ठीक है, डेबिट 5000 क्रेडिट 5000, ये डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। इसका मतलब ये एंट्री करेक्ट है। अब लेकिन ये एंट्री जब हमने फॉर्मेचर की है, तब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो अलॉटमेंट का अनपेड मनी है 1500 मिस्टर अनिल का, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1500 अनपेड मनी है, ये भी मिस्टर अनिल का ही है। ये कॉल से एरियस अकाउंट में कंपनी ने ट्रांसफर नहीं किया है। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नहीं बैलेंस है। तो ऐसे केस में आप फॉर्मेचर के एंट्रीज करके करेंगे। उस केस में आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अनपेड अमाउंट यदि कॉल से एरियस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है कंपनी, तो फिर ये अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का अनपेड अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ही क्रेडिट करना होगा, जैसे यहाँ किया है। क्योंकि ये अकाउंट यदि हमने ये अमाउंट कॉल से एरियस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसका मतलब 1500 का डेबिट बैलेंस बता रहे थे, जैसा मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। और अब क्योंकि वो शेयर होल्डर के शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं, उसको दिए हुए शेयर्स, उसका अलॉटमेंट ही कैंसिल कर रहे हैं, तो वो आगे जो अलॉटमेंट मनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी उसका अनपेड है, वो पे भी नहीं करेगा। अब क्यों पे करेगा? उसको दिए हुए शेयर्स ही छीन लिए हमने, अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया, तो फिर वो आने भी नहीं वाला है। ये 1500 अलॉटमेंट मनी और 1500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अब आने भी नहीं वाला। अब ये यदि इसको कॉल से एरियस अकाउंट में कंपनी ने ट्रांसफर नहीं किया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, वो दोनों अकाउंट क्लोज नहीं हो रहे, पर वो आने भी नहीं वाला है। तो वो अकाउंट अब क्लोज हो जाने चाहिए, उनको ओपन रख के क्या फायदा है? वो बैलेंस बताए ये उचित नहीं, क्योंकि वो आने ही नहीं वाला है मनी। इसलिए उनको क्लोज करने के लिए हम अब उनको 1500 से क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों डेबिट बैलेंस बता रहे हैं 1500 से, तो उनको दोनों का हमने 1500 से क्रेडिट कर दिया ताकि वो क्लोज हो जाए। लेकिन अगर जो अल्टरनेटिव एंट्री हमने की थी, जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आया था,
वो अल्टरनेटिव एंट्री हमने ये सोच के की थी कि अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अनपेड अमाउंट कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। तो उस दृष्टि से यदि देखा जाए कि भाई अनपेड अलॉटमेंट मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है, यदि उस दृष्टि से आप सोचेंगे तो फिर फॉर्फिचर की एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, फिर ये थोड़ी अलग ढंग से होगी, फिर इसकी भी अल्टरनेटिव एंट्री होगी। वो अल्टरनेटिव एंट्री किस स्थिति में होगी? एक कंपनी मेंटेन्स कॉल से निवेश अकाउंट and unpaid amount of allotment money and first and final call money has already been transferred to call से निवेश अकाउंट। उस केस में एक अल्टरनेटिव एंट्री जो होगी इसी फॉर्फिचर की, वो अलग तरह से होगी जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव एंट्री, ये फॉर्फिचर की अल्टरनेटिव एंट्री है। देखिए उस एंट्री में भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो 5000 से डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, जैसा कि इस पहले वाली एंट्री में हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और फॉर्फिटेड शेयर्स अकाउंट में 2000 से क्रेडिट होगा जैसे यहाँ किया है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं। बस अब डिफरेंस कहाँ है? यहाँ आपने 1500 से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को फिर सेपरेटली अलग से 1500 से क्रेडिट किया। ये दोनों अकाउंट जिनका अमाउंट अनपेड था, वो दोनों अकाउंट को आपने अलग अलग क्रेडिट किया था। लेकिन क्योंकि अगर ये दोनों अमाउंट कॉल से निवेश अकाउंट में कंपनी ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुकी है, ऐसा अगर हम मान रहे हैं, तो ये 1500 कॉल से निवेश अकाउंट में 2 बार हम डेबिट कर चुके हैं। आप अल्टरनेटिव एंट्रीज देखिए इसके पहले की, जब बैंक अकाउंट में मनी रिसीव हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हुआ, उसके अल्टरनेटिव एंट्री देखिए हमने ये कॉल से निवेश अकाउंट 2 बार 1500 से डेबिट किया है। तो फिर ये टोटल 3000 अब कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इन दोनों अकाउंट में है ही नहीं, यदि वो कॉल से निवेश में ट्रांसफर हो चुका है। तो फिर ये दोनों अकाउंट तो ऑलरेडी उस दृष्टि से अल्टरनेटिव एंट्री के दृष्टि से सोचा जाए तो ये दोनों अकाउंट तो क्लोज्ड है, और वो टोटल 3000 अनपेड अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिटेड है, वहाँ डेबिट बैलेंस दिख रहा है। अब वो आने भी नहीं वाला, क्योंकि आप उस आदमी के शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं, उसके शेयर से आपने अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया, तो आएगा भी नहीं। तो फिर वो कॉल से निवेश अकाउंट भी डेबिट बैलेंस बताता रहे, वो उचित नहीं, क्योंकि वो आने भी नहीं वाला है आप पैसा, तो उसे क्लोज करना है। अब वो पहले डेबिटेड है 3000 से, तो उसको क्लोज करने के लिए अब उसको 3000 से क्रेडिट कर देना होगा, ताकि उसके डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो जाए, क्लोज हो जाए। तो हम ये पूरा 3000, ये टोटल 3000 एक साथ कॉल से निवेश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब 2 अलग अलग अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, हम सीधा 3000 से कॉल से निवेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू कॉल से निवेश अकाउंट 3000। देखिए ये हो गया अल्टरनेटिव एंट्री फॉर्फिचर की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विद 5000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 2000, टू कॉल से निवेश अकाउंट 3000। देखिए इस एंट्री में भी डेबिट क्रेडिट पर टैली हो गया, ये 5000 डेबिट और ये 2000 और 3000 क्रेडिट किया आपने, ये भी हो गया टोटल 5000। डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, एंट्री आपकी करेक्ट है। ये फॉर्फिचर की अल्टरनेटिव एंट्री हो गई। ये दोनों में से आपको एक्चुअली कंपनी दोनों में से एक ही एंट्री करेगी। अगर कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं करती है तो ये इस तरह की एंट्री होगी, एंड इफ कंपनी मेंटेन्स कॉल से निवेश अकाउंट तो इस तरह की एंट्री। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ समाप्त हो चुकी है, और इसी के साथ आज का एक क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। आज इस क्वेश्चन में एक आपने वैरायटी देखी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, और वो है फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स का फॉरफिचर किस तरह से किया जाता है? कोई शेयर होल्डर अगर कुछ इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है
उसका अमाउंट कॉल्स इन एरियस में है, तो उसके शेयर्स फॉरफिट करते समय किस तरह की एंट्री होगी, ये आज के इस क्वेश्चन में आपको समझाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में कुछ और नवीनताएं और कुछ और वेराइटीज़ लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।